दी ब्राइट फ्यूचर टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बहुपद पढ़ चुके हैं और बहुपद से पहले वाले चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। आज इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। देखिए सर, रैखिक समीकरण तो हम लोग 9th क्लास में भी जान चुके हैं। रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरण इसलिए नाम हुआ, देखिए एक घात वाला जो समीकरण होता है, एक घात वाला समीकरण को ही कहा जाता है रैखिक समीकरण। अब कहा जाए एक घात वाला समीकरण को रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? एक घात वाला जो समीकरण है उसका हम लोग आलेख बनाते हैं, ठीक है। उसका आलेख बनाते हैं तो हमें सरल रेखा मिलता है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाते हैं तो हमें सरल रेखा मिलता है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। यहाँ पढ़ना है रैखिक, देखिए एक चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है तो हम लोग ये तो जानते ही हैं कि जैसे यहाँ 9th क्लास में सीखे हैं कि ax प्लस बी, देखिए यहाँ दो ये जो है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये हम लोग सीखे हैं क्लास 9th में। ये क्या हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें दो चर है। कौन कौन चर है? इसमें x और y जो है वो चर है, ठीक है। इसलिए ये होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक है, एक घात वाला समीकरण होता है और रैखिक होता है, ये इसका घात एक है, इसका आलेख बनाएंगे तो सरल रेखा मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं रैखिक समीकरण। अब यहाँ हम लोग को जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 10th में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब युग्म का मतलब समझ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कितना रहेगा? दो रहेगा। तो ये हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पहले से जानते हैं। अब यहाँ समीकरण युग्म है, मतलब इसके साथ एक और समीकरण आ जाएगा, तो क्या रहेगा? dx प्लस ey प्लस में f बराबर 0। एक दूसरा समीकरण लेते हैं तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इसी के बारे में हमें जानना है आज। देखिए इस समीकरण ये हो गया व्यापक रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हो गया? ये व्यापक रूप। अब व्यापक रूप को एक तरह से और लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, ये कुछ किताबों में आपको ये मिलेगा ax प्लस dy प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, और कुछ किताब में ऐसे मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों होगा, ये दोनों ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है। कुछ किताब में आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में ऐसे मिलेगा। ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। ये तो जान गए। अब हमें इसके बारे में आगे जानना है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस हमें क्या होता है, इसे मूल रूप से इस चैप्टर में हमें x y का मान निकालना है। इसे हल करके x y का मान निकालना है। तो मान निकालना है तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो समीकरण है इसमें ये किस किस का मान निकल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब जो भी समीकरण हम लिख दिए वो सब में x y का मान निकल ही जाए, ठीक है, न भी निकलता है। ताकि कैसे होता है, देखिए जैसे अब यहाँ ये देखते हैं, ये समीकरण जो है समीकरण की भी प्रकृति होती है, मतलब समीकरण युग्म जो होगा वो अलग अलग तरह के हो जाता है। वो आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा संगत, ठीक है, और एक मिलेगा असंगत। ध्यान रखना है, जो संगत होगा उसका हल निकलेगा, मतलब x y का मान हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जो असंगत है उसका x y का मान नहीं निकाल सकते हैं। आप गौर कीजिएगा, संगत में भी हमें दो तरह के मिलेगा। संगत में भी हमें दो तरह के मिलेगा, एक होगा अविरोधी और दूसरा होगा आश्रित, ठीक है। ये हो गया आपका संगत समीकरण। मतलब ये जो समीकरण अगर संगत है तो संगत में या तो अविरोधी होगा नहीं तो आश्रित होगा, और जो संगत है वो एक ही तरह के होते हैं, उसको कहते हैं हम लोग विरोधी, ठीक है। तो ये सब हमें जानना है। सबसे पहले हम ये परिचय हुआ, ये दूसरा समीकरण युग्म हो गया। अब इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो हम प्रकार अगर देखते हैं तो ये दो तरह के हो सकता है। युग्म जो है या तो संगत होगा युग्म और नहीं तो असंगत होगा। अब संगत असंगत जो है तो संगत में भी हम दो को बताएं, अविरोधी आश्रित, और असंगत में एक ही है अविरोधी। अब हमें ये जानना है कि संगत कब और असंगत कब है। ध्यान रखिएगा, संगत कब और असंगत कब। देखिए हम इसमें भी अगर देखते हैं संगत कब और असंगत कब, ध्यान रखिएगा, जिसका हल निकलेगा, जिसका कुछ हल होगा वो संगत होगा, जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत। मतलब समीकरण दो को युग्म है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए ना, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। जो इसका मूल है वो इसका भी, मतलब इसमें जो x y का मान आया वही मान इसमें कॉमन अगर हुआ तब ना माना जाएगा कि हल है, तो ऐसी स्थिति में संगत होगा। अगर नहीं हुआ, ये पूर्ण रूप में इससे अलग हुआ,
मतलब इसका जो भी कोई मान है इसमें कोई भी मैच नहीं होगा, तो ऐसे समीकरण को हम लोग कहेंगे असंगत। हम जानेंगे, इतना ध्यान रखिएगा, संगत ये दोनों में या तो एक मूल कम से कम एक तो मिलना चाहिए ना, जो कि x का मान और y का मान जो इसमें है वही इसमें, तभी ना वो संगत होगा। एक से ज्यादा भी अनंत भी हो सकता है, यानी कि दो तरह के संगत में दो तरह के। ये हो जाएगा कितना, एक हल वाला, ठीक है। ये होता है एक और केवल एक हल, ध्यान रखना, एक और केवल एक हल जो अविरोधी है। और इसका होता है अनंत हल, इसका क्या होता है, अनंत हल। ये हो गया, मतलब संगत में हल है, ठीक है, संगत में हल है। अगर एक और केवल एक हल है तो उसको कहते हैं अविरोधी, अगर अनंत हल है तो उसको कह दिए आश्रित, ठीक है। और ये जो होता है विरोधी, मतलब इसमें कहते हैं एक भी हल नहीं, ये में हल होवे नहीं करेगा, ठीक है, एक भी हल नहीं। आप समझ गए। रैखिक समीकरण युग्म का ये हो गया व्यापक रूप। अब रैखिक समीकरण आपको या तो ये संगत होगा नहीं तो असंगत होगा। असंगत है तो संगत में फिर संगत मतलब उसका हल होगा, असंगत मतलब हल नहीं होगा। और जब हल होगा, संगत का जब हल होगा तो हल दो तरह, या तो एक और केवल एक हल नहीं तो अनंत हल। अगर एक और केवल एक हल है तो उसको कह दिया अविरोधी, और अनंत हल है तो कह दिए उसे आश्रित। अगर एक भी हल नहीं है तो उसको कह दिए विरोधी, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हो गया। अब हमें ये जानना है कि आखिर ये संगत असंगत, ये तो जान गए कि हाँ संगत है तो वो अविरोधी चाहे आश्रित होगा, या एक और केवल एक हल होगा, या अनंत हल होगा। असंगत है तो उसका एक भी हल नहीं होगा। लेकिन अब समीकरण देख के आपको पहचानना है कि कब संगत होगा और कब असंगत होगा। तो इसके लिए शर्त होता है, ठीक है, इसके लिए शर्त है। तो आप देखिए दोनों समीकरण में हम इसी समीकरण पर चर्चा करते हैं, ठीक है, कैसे होगा। अब देखिए शर्त, वो जो शर्त होता है उस शर्त को जानेंगे, तीन तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। ये तीन तरह से आप इस समीकरण को हम अब हटा देते हैं, तो यही समीकरण पर चर्चा करेंगे, देखेंगे। अब देखेंगे, देखिए ये समीकरण हुआ, जो एक दूसरा रूप था उसको हम हटा दिए, अब इसी पर चर्चा करते हैं। अब हम पहचानना है कि संगत असंगत कब होगा। देखिए अब यहाँ जो है ये समीकरण एक्स वाई जो है, दोनों समीकरण देखें, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई, इसमें वाई, गुणांक का अंतर हुआ। यहाँ गुणांक a1, यहाँ गुणांक b1, यहाँ c1 है, ये कांस्टेंट पद है, यहाँ गुणांक a2। मतलब ऐसे समीकरण में सबका रूप देखेंगे, फॉर्म एक ही रहेगा, बस गुणांक के अंतर होने से समीकरण चेंज होता है। तो हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, देखिए यही गुणांक से पकड़ते हैं कि आखिर ये समीकरण संगत है कि असंगत। क्या होता है, आप देखिए हम निकालते हैं a1 बटा a2, ये दोनों का अनुपात निकालिए, ठीक है। अब निकालते हैं, ये देखते हैं कि b1 बटा b2 निकाले, ठीक है, ये b1 बटा b2 निकाले। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ, अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 मतलब x के गुणांक और y के गुणांक का अनुपात बराबर नहीं हुआ, तब ऐसी स्थिति में समीकरण क्या हो जाएगा, ये होगा संगत। क्या होगा, ये हो जाएगा संगत, ठीक है। मतलब ध्यान रखना है कि यदि इतना हो तो क्या कहलाएगा, तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो समीकरण युग्म संगत होगा। असंगत में कौन होगा, आप देखिएगा, ये भी ध्यान रखना है। संगत में पहला प्रकार अविरोधी, संगत क्या होगा, अविरोधी होगा, ठीक है। अब ये जानते हैं संगत है तो कै गो हल, संगत है तो हल होगा, अविरोधी है एक और केवल एक हल। संगत समीकरण, समीकरण युग्म संगत होगा। तो अब इसके एक और केवल एक हल होंगे, कितने हल होंगे, इसके एक और केवल एक हल, केवल एक हल, ये भी हो गया। अब ये भी आप जानते हैं कि समीकरण जो है, तो ये दोनों समीकरण का आलेख खींचते हैं, इसका भी सरल रेखा, इसका भी सरल रेखा। और ये हम जानते हैं हल कौन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो एक और केवल एक हल मतलब दोनों में एक्स और वाई एक को कॉमन होगा। तो ये भी एक रेखा, ये भी रेखा है, तो कॉमन कब मिलेगा, दोनों रेखा का एक बिंदु कॉमन हुआ वही हल होता है। तो इसका मतलब कि यह जिसका आलेख खींचेंगे तो दोनों एक बिंदु पर कटेगा, यानी इस टाइप से कटेगा। तो आप देखिए इस बिंदु में ये हो गया इस समीकरण का आलेख, ये हो गया मान लीजिए इस समीकरण का आलेख, तो दोनों यहाँ कटा। तो ये जो बिंदु हुआ इसमें भी है और इसमें, दोनों में कॉमन है, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ कहलाएगा, यही दोनों का हल होगा। यानी कि अब इस बताइए इसका, तो ये जान गए कि समीकरण युग्म संगत होगा, एक और केवल एक हल होगा। आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। एवं आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, आलेख प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। बहुत अच्छा समझ रहा है, प्रतिच्छेदी होगा, ये हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं,
इसमें दूसरा शर्त निकालते हैं। अब देखते हैं कि A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर हो गया, अगर B1 बटा B2 के बराबर हो गया तो हम तीसरा भी निकालेंगे। मतलब बराबर नहीं हुआ अगर, तो बस हम जान गए कि ये समीकरण संगत है। अगर बराबर हो गया B1 बटा B2 तब हम C1 बटा C2 भी निकालेंगे। अगर ये भी बराबर हुआ तो समीकरण संगत होगा, तो समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। असंगत में कौन, आश्रित, ठीक है, संगत में आश्रित होगा, ठीक है। आइए आप जानते हैं संगत में आश्रित किसको लिखा है, इसका कितने हल, एवं इसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, इसके कितने हल, अनंत हल होंगे। अब देखो अनंत हल मतलब ध्यान रखना है, जो बिंदु पहला समीकरण में है वही बिंदु दूसरा में भी है, तब ना अनंत हल। जो समीकरण मतलब जो बिंदु पहला समीकरण के आलेख में है वही बिंदु दूसरा समीकरण के भी आलेख में है, मतलब प्रत्येक बहुत सारा बिंदु ऐसा मिलेगा। तो ऐसा कब संभव होगा, जब एक ही लाइन में दोनों हो जाए तब, क्योंकि जानते हैं कि दो लाइन तो एक बिंदु पर कटेगा, प्रतिच्छेद करेगा तो एक बिंदु पर कटेगा, एक बिंदु से ज्यादा कभी नहीं कटता है। लेकिन इसमें अनंत बिंदु घनिष्ठ है, मतलब बहुत जगह कटा, ऐसा थोड़े होगा बहुत जगह कटने वाला। ऐसा कब होगा, जब एक ही लाइन पर दोनों रेखा आ जाए। देखिए ये आपका हो गया पहला, और दूसरा भी इसी पर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, संपाती कहते हैं। कैसा कहेंगे, संपाती। इसका आलेख कैसा होगा, आप कहेंगे संपाती होगा। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेगा, ठीक है, संपाती होगा, समझ गए। अब देखिए यहाँ तीसरा शर्त, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ ये तो देख लीजिए ना, बताया है ना कि अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आता है तब निकल आता है C1 बटा C2। तो यहाँ तो बराबर मिला तो संगत हो गया। अगर ये दोनों बराबर हुआ लेकिन ये जो है C1 बटा C2 बराबर नहीं हुआ तो ऐसे समीकरण क्या हो जाएगा, अभी असंगत हो गया, ये इसके जैसा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, तो समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत। असंगत में तो जानते हैं एक ही को होता है, विरोधी, ये विरोध करता है, ये हल नहीं निकलता है, असंगत होगा। अब बताइए इसके कितने हल, एक भी हल नहीं, ये विरोधी है, इसके कितने हल होंगे, इसके एक भी हल नहीं होंगे, ठीक है, एक भी हल नहीं होंगे। अब देखिए एक भी हल नहीं मतलब दोनों में कोई बिंदु घनिष्ठ नहीं, दोनों अलग अलग अपना अलग रास्ता चल रहा है, कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। आइए आप जानते हैं दो लाइन कभी भी नहीं मिलने का मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रह रही है, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा समान रह रही है, इसका मतलब कैसा रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक है। अगर देखिए दो लाइन है, या तो समांतर होती है नहीं तो प्रतिच्छेद करती है, ध्यान रखिएगा, या तो समांतर होती है नहीं तो प्रतिच्छेद करती है। इसमें कहा है कि एक भी बिंदु घनिष्ठ नहीं है, मतलब कहीं ऐसा मिलबे नहीं करेगा दोनों में बिंदु जो कि दोनों एक ही जगह से गुजरे। ऐसा कब होगा, जब समांतर होगा तभी संभव है। तो क्या कहेंगे, इसका आलेख समांतर होगा, ठीक है, इसका आलेख कैसा होगा, समांतर होगा। ये आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जान गए इतना बात, अब हमें क्या जानना है इसमें कि इसमें अब हम किसका किसका हल करेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है सिर्फ इसी का यानी जो संगत अविरोधी है उसी का हम लोग हल निकालेंगे। ये अनंत हल वाला है, तो अनंत हल का हम लोग जैसे एक को समीकरण 9th क्लास में निकालते हैं कि x के मान रख के y का निकालते थे, तो ऐसे का कोई अंत होगा, x का मान आप रखते जाइए y का निकलते जाएगा, कोई अंत नहीं है। तो हम लोग को ये नहीं सीखना है, हाँ अब हम लोग को इसका हल निकालने के लिए सीखना है। ग्राफीय विधि में हम सबको सीखेंगे, ग्राफीय विधि में इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, इसका भी ग्राफ बनाएंगे, देखेंगे ये तब प्रतिच्छेदी बनेगा, ये आश्रित बनेगा, एक ही लाइन पर दोनों रहेगा, और ये कैसा होगा, ये समांतर बनेगा। रेखीय विधि में हम लोग सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बस अभी हमें जब हल अगर सीखना हो तो देखिए हल करने की बीजीय विधि बताते हैं अभी कि कितने तरह से हल किया जा सकता है। देखिए दो से बड़े रैखिक समीकरण को अब हम लोग ये जानेंगे कि हल कितने विधि से कर सकते हैं। हल करने की जो विधि है देखिए मूल रूप से हम लोग को विधि 4 सीखना है, और वही 4 परीक्षाएं पूछा आता है। और ये और भी विधि है, देखिए जैसे है प्रतिस्थापन विधि, पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से आप जानते हैं प्रतिस्थापन केमिस्ट्री में पढ़ना भी है, प्रतिस्थापन के बारे में मतलब एक में से उठा के दूसरा में रख देना। वो खैर विधि बाद में सीखेंगे, हम लोग बताएंगे सबके बारे में अलग अलग। पहले अभी इतने जानिए
ये विधि जो है दूसरा रैखिक समीकरण को हल करने की विधि जो है, एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि होती है विलोपन विधि या इसको लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। कौन कौन विधि कहेंगे? ये प्रतिस्थापन विधि हो गया, या विलोपन विधि हो गया, या विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। तीसरा है वज्र गुणन विधि, ठीक है, तीसरा है वज्र गुणन विधि। और जो है ये देखिए यही तीन गो विधि से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, यही तीन गो विधि कोई आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब होता है ग्राफीय विधि, तो ये ग्राफीय विधि से भी हम लोग हल निकालते हैं, इसलिए यही विधि है। और इसके अलावा अन्य विधि भी होती है, देखिए जैसे कि प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं ना, तो प्रतिस्थापन विधि से ही उत्पन्न हो जाता है तुलनात्मक विधि, ठीक है, मतलब इसी के जैसा हो कुछ रहता है तरीका, थोड़ा सा चेंजिंग करना है तो हो जाएगा तुलनात्मक विधि। और विलोपन विधि के तरीका से हो जाता है अनुपात निर्णय विधि, ठीक है। तो हम लोग मूल रूप से ये जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये चार विधि आपको ध्यान रखना है, यही चार विधि परीक्षाएं पूछा जाएगी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि। तो अभी हम सबसे पहले आप लोग को एक प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके एक सवाल बताते हैं, उसके बाद अगले सवाल। चलिए देखिए इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। सवाल ये है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है और 3x प्लस 2 बराबर 11 है, ठीक है। इसको प्रतिस्थापन विधि से हम लोग बनाएंगे। बनाने के लिए पहले सबसे पहले हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या होता है, हम प्रतिस्थापन या तो हम 1 से मान निकालेंगे चाहे 2 से मान निकालेंगे, ठीक है। अब 1 से किसका मान निकालें, x का निकाले चाहे y का निकाले, किसी एक का आपको निकालना है और उसी को दूसरा में रखना है। तो चलिए हम समीकरण 1 से पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे 1 से, तो 1 से क्या है, हमें x माइनस वाई का समीकरण पहले लिख देते हैं, बाद में आप नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए या तो हमें इधर x को सिर्फ छोड़ना है चाहे y को छोड़ना है, दोनों में से कोई एक को छोड़िए, एक को उधर है, मतलब इधर इसी से हमें x को y के पद में चाहे y को x के पद में व्यक्त कर लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए उधर y माइनस में है, तो हम क्या किए हैं ना, y को उधर ले जा रहे हैं, 2 प्लस में y, ये कर दिए। आप y को इधर छोड़ के x को भी ले आ सकते हैं, लेकिन हम इसलिए ले गए कि यहाँ माइनस में सुविधा है, हमें ज़्यादा यहाँ से फिर माइनस को हटाना पड़ता। अब ये आ गया x प्लस में 2y, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से निकाले हैं, कौन विधि पर है, प्रतिस्थापन, तो मतलब 1 से निकाले हैं x बराबर 2 प्लस y, इसको रखेंगे किस में, 2 में रख देंगे, ठीक है। और यह मान को किस में रखेंगे, यह मान को 2 में रखने पर, ठीक है, किस में रखना है, 2 में। अब देखिए 3 हो गया, x के ऊपर क्या रखना है, 2 प्लस वाई, 3 इंटू 2 प्लस वाई, अब प्लस में 2y बराबर में 11 है। अब आप सिंपल तरीका से गुना करें, 3 दूना 6 और 3 गुने y, ये भी जानते हैं। अब ये तो 2y है, ये रह जाएगा, 11 हो गया। अब देखिए आगे 6 तो है यहाँ ना, 3 गो y या 2 गो y, कै गो y, 5 गो y हो जाएगा, यानी 5y बराबर 11। अब देखिए ये जो है 5y को जो है हम इधर छोड़ दिए और 6 को इधर ले आए, समीकरण बनाना है। अगर इस क्लास में से बहुत पढ़ चुके हैं, उतना सिखाने का सिखाना ही जानते हैं कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करते हैं और चर का मान निकालने के लिए। तो 5y इक्वल टू क्या हो गया, 11 में 6 घटा के कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या हो गया, y बराबर हो गया 5, ये वाला गुना से भाग में आ जाएगा, तो 5/5 कट के आ गया 1, y के मान निकल गया। अब देखिए यही y के मान को 3 में रख दीजिए, और y का मान किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे, y का मान 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1, कितना आ गया 3। तो हमें आंसर मिल गया ना, हल क्या मिला, x बराबर 3 और y बराबर 1। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही हल्का है। अब आप देखिए कोई लोग सस्पिशन में होंगे कि यहाँ हम x को ही रखे हैं, नहीं x को नहीं, y को भी आप यहाँ छोड़ सकते हैं। देखिए आप उसी तरह से बनाते हैं, अभी तो आप ये देख लिए। अब देखिए इसी में हम क्या करेंगे, अब जो है ना हम y को भी इधर रख लेंगे और x को उधर लिखेंगे। देखिए तो उस समय क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस में x हो गया, ठीक है। अब ये आप माइनस को हटा दीजिए, तो इस माइनस को उधर ले जाइएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तब 2 माइनस में x, यही झंझट के चलते हम उधर ले गए थे। अब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस में और x हो जाएगा प्लस में, इस माइनस के कारण, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 हो गया। अब ये y का मान हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक है।
तो लिखते हैं ना y का यह मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 3 में नहीं, 2 में रखने पर 3 से तो रखने करेंगे 3 तो इसी को माने, इस y का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है 2 में रख रहे हैं। देखिए तो क्या जाएगा, यहाँ 3x है 2, अब y के यहाँ पर कितना निकला है, x माइनस में 2 बराबर 11, तो 3x अब प्लस में क्या जाएगा ये 2x और माइनस में 4 बराबर 11। अब 3 2 जानते हैं, 3 को x और 2 को x 5 को x, 11 प्लस में 4 तो क्या आ गया 5x बराबर हो गया 11 4 15, तो x बराबर कितना हो गया 15/5 का आ गया 3, x का मान 3 आ गया, उसमें भी x का मान 3 ही आया था। अब 3 से आप देखिए क्लियर, 3 से y बराबर क्या है, x माइनस में 2 है ना, तो x के यहाँ पर क्या निकाले हैं 3 निकाले हैं, 3 माइनस में 2 बराबर कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ भी हल वही ना मिला, x बराबर 3 और y बराबर 1, ठीक है। अब अगर आप समीकरण 2 से निकाल के 1 में रखते हैं तो भी आपका आंसर वही आएगा। देखिए यहाँ इसको हम बना दिए हैं क्या, समीकरण 2 से मान निकाल के x में रख दिए हैं, बना दिए हैं पहले से ताकि वीडियो लंबा ना हो। देखिए यहाँ ये जो है समीकरण 2 से मान निकाले तो क्या निकल गया, 2 से मान निकाले तो 2y बराबर 11 माइनस में 3x, y बराबर 11 माइनस में 3 बटा 2। अब यही मान को ये तब 2 से निकाले हैं तो अब 3 क्लियर है कि 2 से निकाले तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाल के 2 में रखेंगे, अब किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, ठीक है ना। y का यहाँ मान को 1 में रखने पर रख दिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दिए 11 माइनस में 3x। अब इस भिन्न के जोड़ घटाव की तरह हल करेंगे, लघुत्तम दूर लेते इसमें 2 से गुना होगा, 11 माइनस में 3x है, ब्रैकेट में रखे हुए हैं, माइनस था इसलिए झंझट ताकि माइनस समझ में आ जाए। आप देखिए ब्रैकेट यहाँ तोड़े हैं तो 11 माइनस में, ये माइनस माइनस हो गया प्लस में, 2x 3x का 5 को x हो गया 11 माइनस में, इधर बराबर बटा में 2 है, इधर बराबर में 2 है। अब कैसे गुना कर लिया तो 2 इसमें गुना हो जाएगा 4 आ गया। अब ये 11 जो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा 15। आइए इधर देखिए 5x बराबर 15 होगा, आइए ये 5 गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, तो बटा में 5 आ गया तो हो गया 3। यही मान को 3 में रख लिए तो क्या निकल गया, हमें y का मान निकल गया। ताकि नहीं यानी कि आप ध्यान रख सकते हैं, इससे x का निकाले चाहे y का निकाले, कोई भी एक मान निकालिए दूसरा में रखिए, इससे अगर निकाला तो इससे भी x का निकालिए चाहे y का निकालिए इसमें रखिए, मतलब एक में से आपको x या y का मान प्राप्त कर लेना है। मतलब एक कोई समीकरण में या तो उसे x के पदों में चाहे y के पदों में अलग व्यक्त कर अलग करके तब वही मान को दूसरा में रख देना है। पहला से निकाले तो दूसरा में, दूसरा से निकाले तो पहला में। इस तरह से जो है आप प्रतिस्थापन विधि से सवाल बना सकते हैं। अब अगले दिन अगले वीडियो में अगला विधि